हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड इवनिंग। क्या हाल चाल हैं सभी के? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और गर्मी में आनंद ले रहे होंगे आराम से, है ना। आनंद तो नहीं आता है, पर हाँ, क्या करें, भगा थोड़ी सकते हैं गर्मी को भाई। जब सर्दी आती है तो शिकायत हम लोग नहीं करते हैं, अब गर्मियाँ हैं तो फिर झेलेंगे इसे भी। अब इसके साथ हमारा जो एवरेज चैप्टर है, आज इसकी पार्ट थर्ड यानी कि क्लास नंबर 3 है। पहली दो क्लास हम लोगों की हो चुकी हैं और आज इस चीज को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। बच्चे, जो भी आपको मैं पढ़ाता रहूं उसका रिवीजन प्रॉपर करते रहिए, है ना। अगर ऐसा है कि क्लास की और फिर अगले दिन क्लास ही ओपन हो रही है, इसके बीच में कोई रिवीजन नहीं, कोई वर्कशीट नहीं, अगर ऐसा चल रहा है, एक आध दिन तो चलो चल जाता है ऐसा, लेकिन कंटिन्यूअसली अगर ऐसा चल रहा है तो फिर दिक्कत है भाई, और बहुत बड़ी दिक्कत है फिर तो। ठीक है, चलो करते हैं शुरू। ऐसा नहीं कर रहे होंगे आप, मुझे उम्मीद है, ऐसा विश्वास भी है। आगे बढ़ते हैं। ये आसान से क्वेश्चन के साथ मैं शुरुआत करता हूं, और आज बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी हम करेंगे। ये बहुत आसान सवाल के साथ शुरुआत करेंगे ताकि आपको लगे कि यार शुभारंभ हो चुका है क्लास का। सवाल है, 52 लड़कियों का औसत वजन 47 किलो है, तो उनके वजनों का योग कितना होगा? बताओ जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। भाई 52 लड़कियां हैं, औसत वजन 47 है। हम जानते हैं कि योग सम जो होता है वो औसत को, एवरेज को नंबर ऑफ टर्म्स से गुणा कर देते हैं, युग्मों की संख्या से, युग्मों की संख्या से गुणा कर देते हैं। तो हमको क्या मिल जाता है? हमको मिल जाता है योग। एवरेज कितना है? 47। युग्मों की संख्या कितनी है? 52। आप गुणा कर दो, 47 दूनी 94, हासिल के 9। 47 पंजे कितना होता है? 4 पंजे 20, 7 पंजे 35, 235, 235 और 9 244, यानी कि 2444 हमारा सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी। चलो भाई, अगले सवाल पे चलते हैं। थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ाऊंगा, धीरे धीरे, डोंट वरी। सवाल है, यू वी डब्ल्यू का औसत 48 है, वी और डब्ल्यू का औसत 48 है, तो यू कितना होगा? बताओ। कल आप लोगों का मॉक टेस्ट है भाई, मिक्सचर एंड एलिगेशन से, तैयार रहना। 20 क्वेश्चन होंगे और 25 मिनट मैंने उन 20 सवालों के लिए रखा है। तो ये मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों ने रिवीजन कर लिया होगा मिक्सचर एंड एलिगेशन का। तो कल के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट है। आप लोग टेस्ट देना, और आप लोग तुरंत अपनी रैंक नहीं देख पाएंगे, शाम को 5 बजे तक का आपको वेट करना होगा। एक एक्साइटमेंट अंदर से रहता है कि यार मैं भी तो देखूं मेरी रैंक क्या बनी है। तो शाम को 5 बजे आपका रिजल्ट शो होगा और 5 बजे आप अपने क्वेश्चंस वगैरह देख पाओगे। सवाल है, यू वी डब्ल्यू का एवरेज 48 है, तो वी और डब्ल्यू का एवरेज 48 है, तो यू का मान क्या होगा? चलो देखते हैं भाई। यू वी डब्ल्यू कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। कितने लोग हैं? 1 2 3, और औसत अगर उनका 48 है, तो बच्चे u प्लस वी प्लस डब्ल्यू सम कितना हो जाएगा? सर 48 इंटू 3, ये हो जाएगा 3 अट्ठे 24, 3 चौके 12 और 2 14। u प्लस वी प्लस डब्ल्यू हो जाएगा 144। फिर उसने कहा कि v और w का एवरेज 48 है, तो v प्लस डब्ल्यू कितना हो जाएगा? v प्लस डब्ल्यू हो जाएगा 48 गुणा 2, यानी कि 96। अब हमें पता है कि u प्लस वी प्लस डब्ल्यू तो 144 है और v प्लस डब्ल्यू 96 है। अगर मैं इस v प्लस डब्ल्यू को उठाकर यहां पर रख दूं, तो u प्लस 96 बराबर 144। तो यहां से u कितना आ जाएगा? 144 माइनस 96, यानी कि 48। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। आप इसे विचलन विधि, डेविएशन मेथड से भी कर सकते हो कि u v प्लस डब्ल्यू का एवरेज कितना दे रखा है? 48। u का एवरेज मुझसे पूछा है और तीनों का मिलाकर एवरेज कितना है? 48। जो तीनों का मिलाकर है उस पर क्या करना है? कुर्सी डाल के बैठ जाना है। जो सभी का एवरेज है उस सभी के एवरेज पे कुर्सी डाल के बैठ जाओ, और इसको देखो कितना डेविएशन है, विचलन कितना है? 0 का।
भाई यहां तो विचलन 0 का है, अगर यहां विचलन 0 का है तो इधर भी 0 का रहेगा, प्लस माइनस साइन से कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। अगर इधर विचलन 0 का है तो इधर भी डेविएशन 0 होगा। कोई संख्या होती तो हम साइन चेंज करके इधर लिखते, लेकिन ये तो डेविएशन 0 दे रहा है तो इधर भी 0, यानी कि जो मेरा एवरेज है उसमें 0 का डेविएशन रहेगा, तो हमें u की वैल्यू मिल जाएगी 48। सर ये क्या हुआ, इसमें तो कुछ कैलकुलेशन करनी ही नहीं पड़ी। यस, दिस इज कॉल्ड डेविएशन। यहां आपको योग निकालना पड़ा और डेविएशन से आपने देखा विचलन 0, तो u भी 0 रहेगा। 48 में 0 जोड़ो या घटाओ फर्क नहीं पड़ता है, u का मान 48 ही रहेगा। ठीक है भाई, आगे बढ़े। चलिए अगला सवाल आपके सामने ये रहा, नहीं ये तो आयु वाला है, बाद में करेंगे, इसको करो। ये सवाल करेंगे जरा। सर हम संडे को टेस्ट दे सकते हैं? हाँ दे सकते हो। कल क्या दिक्कत है, कहाँ जा रहे हो कल? सवाल है, यदि ए और बी का औसत 9 है, बी और सी का औसत 12 है, ए और सी का औसत तो 10.5 है, तो ए बी सी का एवरेज क्या होगा बताओ जल्दी से। देखो भाई, ए और बी का औसत अगर 9 है तो बच्चे ए और बी का योग कितना हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा 9 गुणा 2, ये हो जाएगा 18। फिर उसने कहा बी और सी का औसत 12 है, तो बी और सी का योग कितना हो जाएगा, 12 गुणा 2 यानी कि 24। फिर कह रहा है ए और सी का औसत तो 10.5 है, तो ए और सी कहो या सी प्लस ए कहो, ये 10.5 है, तो योग कितना हो जाएगा, 2 से गुणा कर देंगे 21। आपसे पूछा है ए बी सी का औसत, हमें ए बी बी सी सी ए सबका अलग अलग एवरेज दिया हुआ था, हमने सबका सम यानी कि योग निकाल दिया। अगर मैं इन सभी को जोड़ दूं बच्चे, अगर मैं सभी का योग करूंगा तो ए भी 2 बार आया है 2a, बी भी 2 बार आया है 2b, और सी भी 2 बार आया है 2c। आप तीनों को जोड़ेंगे, 8 4 12 और 1 13, 2 2 4 1 5 और 1 6। अगर मैं 2 को कॉमन ले लेता हूं तो अंदर क्या बचेगा, a प्लस बी प्लस सी बराबर 63। तो यहां से a प्लस बी प्लस सी कितना आ गया, 63/2। बच्चे ये तो योग आ गया, ए बी सी का योग कितना है, 63/2। ये तो सम है, ये तो सम है ए बी सी का। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए ए बी सी का एवरेज। और एवरेज क्या होगा, अगर हमको योग दिया हुआ है तो बच्चे एवरेज यानी कि औसत क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा योग बटे संख्या। संख्या कितनी है, ए बी सी, 3 से डिवाइड कर देंगे, ये तो 2 है, 63/2 तो है योग ए बी सी का, और औसत निकालना है तो योग बटे संख्या। संख्या कितनी है, 1 2 3। भाई ए बी सी कितनी संख्या है, 3 संख्या है, तो 3 से डिवाइड कर दिया, ये हमारा एवरेज आ जाएगा। ये 63/2 तो पहले से ही था, ये 63/2 तो पहले से ही था, हमने 3 से डिवाइड किया क्योंकि 3 संख्या है। औसत निकालने के लिए योग को संख्या से डिवाइड करना होता है, तो यहां हम कहेंगे 3 से गया 21 बार, और 21/2 यानी कि 10.5। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। ओके, आगे बढ़े और थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन करें। चलो चलिए भाई, सवाल का जवाब जल्दी जल्दी बताते रहिए। सर आप रिप्लाई नहीं कर रहे हो मेरा, राजेश क्या बोल रहे हैं, राजेश जी क्या रिप्लाई नहीं कर रहा हूं मैं राजेश जी का? अभी तक किसी भी टेस्ट में 15 से ज्यादा नहीं बने।
कोई दिक्कत नहीं है। टेस्ट दो रेगुलर, जो नहीं होता है वहां से पता करो कि यार कमी कहां रह रही है, लेकिन टेस्ट अटेम्प्ट जरूर करो। देखो सवाल ने कहा एक्स वाई जेड का औसत भार 50 किलो है, एक्स और वाई का औसत भार 44.5 किलो है, और वाई और जेड का औसत भार 53.5 किलो है। यदि एक्स वाई जेड का जो भार है वो क्रम से है पी क्यू आर है, तो P प्लस क्यू अपॉन आर का मान दशमलव के दूसरे स्थान तक सही बताना है, डेसिमल के बाद दो संख्या तक बताना है। P प्लस क्यू अपॉन आर, थोड़ा सा यहां काम करना पड़ेगा। देखो भाई, एक्स वाई जेड का औसत अगर 50 है, एक्स वाई जेड का एवरेज अगर 50 है, तो बच्चे एक्स वाई जेड का सम यानी कि योग कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 गुणा 3, है ना भाई। एक्स और वाई और जेड कितनी संख्या है, 3 3, है ना सर। टाइम कम पड़ता है टेस्ट में, 25 से 30 मिनट कर दी, और बताओ 30 मिनट कर दी। सुबह उसको मैसेज छोड़ देना राहुल को, है ना, 30 मिनट कर देगा टाइम। तो एक्स वाई जेड 3 संख्या है, औसत अगर 50 है तो योग कितना हो जाएगा, योग हो जाएगा आपका 50 गुणा 3 यानी कि 150। अब सवाल ने कहा कि एक्स और वाई का औसत, एक्स और वाई का जो औसत है वो 44.5 है ना, एक्स और वाई का औसत। तो एक्स और वाई का औसत अगर इतना है तो एक्स और वाई का योग कितना हो जाएगा, 44.5 गुणा 2, है ना भाई, दो संख्या है एक्स और वाई। तो 2 पंजे 10, 2 चौक 8 और 1 9, और 2 चौके 8, ये हो जाएगा 89.0 कहो या केवल 89 कहो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे उसने बोला कि वाई और जेड का औसत 53.5 है, वाई और जेड का। तो बच्चे वाई और जेड का योग कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 53.5 और गुणा 2। तो 2 पंजे 10, 2 तिया 6 और 1 7, 2 पंजे 10, ये हो जाएगा 107। कितना हो गया बच्चे, 107। इतनी कहानी हमको दी है। हमको दिया हुआ था एक्स वाई जेड का एवरेज, हमने सम निकाल दिया योग। फिर हमको दिया एक्स और वाई का एवरेज, हमने सम निकाल दिया। फिर हमको दिया वाई और जेड का एवरेज, हमने सम निकाल दिया। ठीक है, अब हमें एक्स वाई जेड की अलग अलग वैल्यू चाहिए भाई। अगर मैं एक्स और वाई का योग यहां रख दूं, एक्स और वाई कितना है बच्चे, 89। अगर मैं यहां पर रख दूं 89 प्लस जेड बराबर कितना है, 150, तो यहां से जेड कितना मिल जाएगा, 150 में से 89 घटेगा तो ये आ जाएगा आपका 61। कितना आ जाएगा बच्चे, जेड की वैल्यू आ जाएगी 61। ये जेड की वैल्यू आ गई 61। फिर अगर मैं वाई और जेड की वैल्यू को उठाकर यहां पर रख दूं, वाई और जेड की जगह, तो मुझे क्या मिलेगा, एक्स प्लस वाई और जेड की वैल्यू को क्या रखा है मैंने, 107 बराबर कितना, 150। तो यहां से x कितना मिल गया, 107, उधर जाकर माइनस होगा तो सर 43। ये हमको x की वैल्यू मिल जाएगी, ये हमको x की वैल्यू मिल जाएगी। ये हमारे पास z की वैल्यू थी। अब हमारे पास बचा क्या, y। तो अगर मैं इन दोनों की वैल्यू को यहां पर रख दूं, x और z की वैल्यू को, यानी कि 43 प्लस z कितना है 61 और प्लस y बराबर किसके हो जाएगा, 150 के। तो इन दोनों का योग कितना है, 3 और 1 4, 6 और 4 10। तो यहां से y कितना हो जाएगा, 150 माइनस 104, ये हो जाएगा 46। ये हमको y मिल गया। x y z तीनों अलग अलग वैल्यूज हमको मिल गई। मैंने आपसे क्या बोला, मैंने x और y की वैल्यू को यहां रखा तो z मिल गया मुझे 61। मैंने y और z की वैल्यू को यहां रखा, x मिल गया 43। मैंने इन दोनों की वैल्यूज को यहां पर रखा तो y मिल गया मुझे 46। अब सवाल कह रहा है कि एक्स वाई जेड की जो वैल्यूज है ना वो क्रम से पी क्यू आर है, क्रम से, यानी कि x की वैल्यू को p, y की वैल्यू को q और z की वैल्यू को r मानना है।
सवाल ने ऐसा बोला है। आपको चाहिए P प्लस क्यू अपॉन आर, यानी कि 43 प्लस क्यू कितना है 46 और बटे आर कितना है आपका 61। तो ये हो जाएगा बच्चे 6 और 3 9, 4 4 8, 89 अपॉन 61 कितना बन रहा है आप देख लो, 1 पॉइंट समथिंग जाएगा। 61 एकम 61, 9 में से 1 गया 8, 21 सॉरी 28 और 6 चौक 24, 6 पंजे 30, ये ज्यादा चला जाएगा। 1.4 के आसपास आपका आंसर है, 1.4 के समथिंग। अब आप देखो ये तो 1.5 है, नहीं 1.46, यही मेरा जवाब है भाई। 89 बटे 61 था, 89 बटे 61 था, मैंने कहा 61 एकम 61, हासिल का बचा 28, पॉइंट लगाकर जीरो लगा दी 280, 61 का पहाड़ा पड़ा 6 चौक 24, 240 या 244 के आसपास, 280 से कम है तो 1.4 के आसपास, आपका सी ही ऑप्शन है। इंग्लिश के स्टेटमेंट में पी क्यू आर कुछ नहीं दिया है। ये लिख लेना बच्चे इंग्लिश में, है ना, कि इफ एक्स वाई जेड आर रेस्पेक्टिवली पी क्यू आर, ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ पी प्लस क्यू अपॉन आर। ठीक है, इंग्लिश वाले बच्चे लिख लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, डेविएशन से करना चाहो तो डेविएशन से भी हो जाएगा, 2 बार इसमें डेविएशन लगाना पड़ेगा, 2 बार इसमें डेविएशन लगाना पड़ेगा। बिल्कुल आप डेविएशन से कर सकते हो, इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल आराम से हो जाएगा। कैसे देखें, डेविएशन से कैसे होगा, ट्राई करके देखें। चलो एक बार ट्राई करते हैं डेविएशन। अगर आपको लगा कि यार डेविएशन से हार्ड जा रहा है तो फिर आप अपने इस सम वाले मेथड से कर सकते हो। देखो ये जो योग वाला मेथड है ना, इसके भी अपने कुछ फायदे हैं। जो ये योग वाला मेथड है ना, इसके भी अपने कुछ फायदे हैं। क्या, ये मेथड ना डायरेक्ट दिमाग में आ जाता है कि यार जब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा ना, सीधा योग निकाल दो सबका। एक बार योग निकल गया, औसत वगैरह अपने आप निकल जाता है, आपकी प्रैक्टिस अगर ठीक है तो। देखो अब हमें दिया हुआ है उसने एक्स वाई जेड का औसत भार। भाई एक्स वाई और जेड इनका औसत भार कितना है 50, मैंने यहां लिख दिया। उसने कहा एक्स और वाई का औसत भार कितना है, एक्स और वाई का औसत भार कितना है 44.5। अब हम यहां से जेड की वैल्यू निकालने जा रहे हैं, यहां से हम जेड की वैल्यू निकालने जा रहे हैं। देखना भाई, हमें इस पर कुर्सी डाल के बैठना है 50 पे, फिर हम इससे डेविएशन देखेंगे। यार ये तो कम है भाई, ये तो कम है कि नहीं? आप कहेंगे सर यस बिल्कुल कम है। कितना कम है ये? आप कहेंगे सर ये तो 5.5 कम है, माइनस का 5.5 कम है ये तो। और कितनी संख्या है एक्स और वाई? 2 संख्या है तो 2 से गुणा कर दो। सर ये हो जाएगा -11। अगर इधर -11 है तो इधर कितना होगा? +11। जस्ट साइन को चेंज करना है, जस्ट साइन को चेंज करना है। और एक संख्या है तो 1 से डिवाइड कर दो, 11 ही रहेगा। प्लस के 11 का क्या मतलब है बच्चे? कि जो ये जेड है ना, ये हमारे एवरेज से 11 ज्यादा है। प्लस का 11 का मतलब ये है, तो जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी? 50 + 11 यानी कि 61। और हमने पीछे के सवाल में जेड की वैल्यू को 61 निकाला था। ऐसे ही आप दूसरी बार भी लगा सकते हो कि एक्स वाई जेड का जो कितना है 50, और हमको दिया हुआ है वाई और जेड का औसत कितना दिया हुआ है हमको? 53.5। तो यहां से एक्स आ जाएगा। भाई ये कितना डेविएशन है? प्लस का 3.5 है ना, प्लस का 3.5, 2 संख्या ऊपर, तो ये हो जाएगा +7। ये +7 है तो ये -7 कर दो। साइन को जस्ट उल्टा कर दो, साइन को जस्ट उल्टा कर दो। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50 -7 यानी कि 43। तो x हो जाएगा 43, z हो गया 61। ऐसे ही आप x y z पर तीनों पर लगा दो, x y z पर कि भैया x की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 43,
y की वैल्यू कितनी है हमें नहीं पता, निकालनी है। z कितना है 61 और y हमको निकालना है, और तीनों का डेविएशन कितना दे रखा है, एवरेज तीनों का 50। यहां फिर से आप डेविएशन लगा देना तो आपको y की वैल्यू भी डेविएशन से मिल जाएगी। ओके सर, अब हम कर लेंगे, यू कैन स्किप द क्वेश्चन। ओके, वेरी गुड, आगे चलो। किसी को डेविएशन मेथड अच्छा लग रहा है, किसी को बेसिक मेथड अच्छा लग रहा है। मैं दोनों मेथड लेकर चल रहा हूं क्योंकि दोनों वर्गों को मुझे नाराज नहीं करना है, दोनों को साथ में लेकर चलना है। चलो, सवाल क्या है, पी क्यू आर का औसत वजन 51 है। यदि पी और क्यू का औसत वजन 45 है, क्यू और आर का औसत वजन 46 है, तो क्यू का वजन बता दो कितना होगा। आप बता सकते हो कि भाई पी क्यू आर का औसत वजन अगर 51 है तो बच्चे योग सम कितना हो जाएगा, पी प्लस क्यू प्लस आर, सम हो जाएगा तीन संख्याओं का 51 गुणा 3, यानी कि 3 एकम 3, 3 पंजे 15। भाई तीन संख्या थी पी क्यू आर, एवरेज उनका 51 है, तो सम कितना हो जाएगा 51 गुणा 3। कोई दिक्कत नहीं है। उसने कहा पी और क्यू का एवरेज 45 है, तो पी और क्यू का योग कितना हो गया, आप कहेंगे 2 गुणा 45। भाई दो संख्या है तो औसत को 2 से गुणा कर देंगे, 90। फिर उसने कहा क्यू और आर का औसत 46 है, तो क्यू प्लस आर कितना हो जाएगा, 2 गुणा 46 यानी कि 92। कोई दिक्कत है आपको, नहीं है। हमको चाहिए क्यू। देखो आपके पास दो तरीके हैं, सुनो सामने, आपके पास दो तरीके हैं, या तो P और Q यहां पर रखो, R की वैल्यू निकालो, फिर आप Q और R यहां पर रखो, P की वैल्यू निकालो, और फिर Q की वैल्यू निकालोगे इन दोनों के निकालने के बाद। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि इन दोनों को जोड़ दो। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो P प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस आर, इन दोनों को मैंने जोड़ दिया, और यहां पर कितना आया, 2 9 9 18। ये इन दोनों को जोड़ने के बाद आया, और मुझे पता है कि यार पी क्यू आर का जो योग है वो 153 है, तो यहां से मैं देख पा रहा हूं पी क्यू आर, भाई पी क्यू आर, और यहां पर एक क्यू एक्स्ट्रा है, एक क्यू क्या है, एक्स्ट्रा। तो पी क्यू आर की जगह मैं सीधा 153 लिख सकता हूं, और जो क्यू एक्स्ट्रा है उसको क्यू लिख दो, बराबर 182। तो यहां से क्यू कितना आ गया, 182 माइनस 153, तो 12 में से 3 गए 9, 7 में से 5 गए 2, तो क्यू कितना आ गया 29, ऑप्शन नंबर सी। ओके, सभी कहा रहा है, कोई प्रॉब्लम है बच्चे, नहीं है ना, आगे बढ़े। गुरु जी फाइनल में कौन जाएगा, फाइनल में तुम जाओगे बच्चे, तुम्हें जाना है फाइनल में, नहीं जाना जीवन के फाइनल में। ज्ञान मत दो सर, ये बता दो आईपीएल के फाइनल में कौन जाएगा, मुझे नहीं पता भैया, क्या पूछ रहे हो मुझसे तुम। सवाल है ए बी सी का एवरेज डी से 8 कम है, ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। यदि ए बी सी और डी का एवरेज 42 है तो 3D माइनस 2 और D प्लस 5 का एवरेज क्या होगा, लगाओ दिमाग लगाओ। ठीक है, देखो उसने कहा ए बी सी का जो औसत है ना, ए बी सी का जो औसत है वो डी से 8 कम होगा। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ ए बी सी का औसत है कितना, आप कहेंगे सर ए प्लस बी प्लस सी और डिवाइडेड बाई 3। भाई ए बी सी का औसत कितना होगा, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 3, और ये किसके बराबर है, डी से 8 कम है। ये क्या है बच्चे, डी माइनस 8, ऐसा बोला है उसने, डी से 8 कम। अब ये 3 अगर उधर जाकर गुणा होगा तो मुझे a प्लस
बी प्लस सी क्या मिलेगा, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 3D माइनस 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 अट्ठू 24। तो यहां मुझे मिल गया a प्लस बी प्लस सी बराबर 3D माइनस 24। ओके, अब कह रहा है कि यदि ए बी सी और डी, यदि ए बी सी और डी का औसत 42 है। बच्चे एक बात बताओ, अगर ए बी सी डी का औसत 42 है तो ए बी सी डी का योग कितना होगा? आप कहेंगे सर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अगर ए बी सी डी का औसत 42 है तो ए बी सी डी का योग सम कितना हो जाएगा? आप कहेंगे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 42 गुणा 4। 4 से 4 कहां से आया सर? 4 संख्या है ये ए बी सी डी। तो 4 दूनी 8, 4 चौके 16। तो ए बी सी डी का योग आपको मिल गया। अब यहां से आप एक चीज देखो, सामने ऐसे आंखों को खोल के टुकुर टुकुर देखो। कैसे? टुकुर टुकुर। हम जानते हैं कि ए बी सी का योग ये दे रखा है, तो क्या यहां पर ए बी सी की जगह मैं ये लिख सकता हूं? क्या a प्लस बी प्लस सी की जगह इसको मैं चिपका सकता हूं 3D माइनस 24? तो 3D माइनस 24 प्लस का d बराबर 168। ये माइनस का 24 उधर जाकर प्लस होगा, 3 और 1 4D बराबर 168 प्लस 24। 8 4 12, 6 और 2 8 और 1 9, 192। तो यहां से d कितना हो जाएगा? 192/4। तो 4 चौक 16, 4 अट्ठू 32। तो d आपको मिल गया 48। अब d अगर आपको 48 मिल गया, आपसे कह रहा है 3D माइनस 2, तो कितना होगा? 48 गुणा 3 माइनस 2, 144 माइनस 2 142। ठीक है भाई। और d प्लस 5 यानी कि 48 प्लस 5 यानी कि 53। और इन दोनों का एवरेज आपसे पूछा है, औसत कितना हो जाएगा? औसत आप कहेंगे 142 प्लस 53 और डिवाइड बाई 2। तो 3 2 5, 5 4 9, 195/2, 2 नाम 18, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10। तो 97.5 ये आपका सही जवाब है। बटे 3 क्यों हुआ? ये ए बी सी का औसत a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 3 योग बटे संख्या होती है। प्रकाश द्विवेदी। अच्छा क्वेश्चन था बच्चे, ये अच्छा क्वेश्चन था क्योंकि ये आपका शायद CDS का आया हुआ क्वेश्चन है, डिफेंस एग्जाम का। 3D माइनस 24 बच्चे 3 की मल्टीप्लाई करी 3D और 3 के 8 में करी 24। ये सवाल करिए। करो जल्दी से, क्या इसका जवाब होगा? सवाल है ABC 3 संख्याओं का जो औसत है, जो 3 संख्याओं का जो एवरेज है वो C से 2 अधिक है। पिछले सवाल की तरह ही है। A और B का औसत 48 है, D C से 10 कम है, तो C और D का औसत क्या होगा? ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको मतलब इनमें कोई तरीका कोई ट्रिक नहीं लगती, ये जैसे सवाल ने दिया है ना ऐसे ही करना होता है। इतना सिंपल क्वेश्चन CDS में क्यों? CDS में हार्ड क्या सोच रहे हो तुम? यही तो बनते हैं क्वेश्चन, और क्या बनता है? नाम देखकर कभी मत डरो किसी का भी। कभी कभी होता है नाम बड़े दर्शन छोटे। अक्सर हम लोग नाम देखकर डर जाते हैं। आधे बच्चे तो तैयारी इसलिए नहीं कर पाते हैं बड़े एग्जाम की क्योंकि वो डरते हैं उसके नाम से ही, है ना। कभी कभी आपने ऐसा देखा होगा कि कोई बच्चा तैयारी करना शुरू करता है और वो एक सब्जेक्ट में बड़ा डर जाता है। वो क्यों? मान लो वो कोई पहले से ही कोई बच्चे तैयारी कर रहे हैं, वो उनसे जाके गाइडेंस लेगा कि भैया मुझे तैयारी करनी है तो मैं कैसे कैसे तैयारी करूं।
तो वो अपने हिसाब से उसको बताएंगे। जिन सब्जेक्ट में उनको खुद को डर लगता है वो उसको डिलीवर कर देंगे। भाई साहब जो मैथ्स है ना बहुत खतरनाक है, देख के पढ़ियो। तो उस बच्चे का तैयारी करने से पहले एक मेंटलिटी बन जाती है कि यार भैया ने बोला है मैथ्स बहुत खतरनाक है, तो ये मुझसे नहीं होगा, या मुझे इसको देख कर रखना है, ये हालत खराब करेगा मेरी। तो फिर वो जब बच्चा मैथ्स पढ़ता है ना तो उसके दिमाग में वो चीज़ बैठ जाती है। फिर तो सारा काम है गाइडेंस का। आप ऐसे लोगों से गाइडेंस लो जो खुद पॉजिटिव हो। ऐसे लोगों से गाइडेंस लोगे ना, ऐसे जेब में हाथ डाल के खड़े हैं, भैया तैयारी करने हैं। तैयारी कहाँ लगोगे, पैसे वाले लग रहे हैं, लोग पैसे दे दे के लग रहे हैं, हमारा तुम्हारा नंबर नहीं आएगा। ऐसे लोगों से गाइडेंस मत लेना कभी भी, ठीक है। वो कह रहा है एबीसी तीन संख्याओं का जो औसत है वो सी से 2 अधिक है। बच्चे एबीसी तीन संख्या है, इनका एवरेज क्या होगा, औसत क्या होगा? आप कहेंगे सर तीनों का योग करोगे a प्लस बी प्लस सी और डिवाइड बाई कितनी संख्या है, 1 2 3, 3 से डिवाइड कर दोगे। कह रहा है जो ये औसत है ना ये c से 2 अधिक है, ये c से 2 अधिक है तो c प्लस 2। अब आप इस 3 की मल्टीप्लाई उधर जाकर करोगे क्रॉस में, उधर जाकर क्रॉस में, तो a प्लस बी प्लस सी क्या मिलेगा मुझे, ये मिलेगा 3 की मल्टीप्लाई c में करोगे 3c और 3 की मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो 3 दूनी 6। ठीक है भाई। अब ये c को अगर मैं उधर ले गया तो 3c में से घटेगा तो a प्लस बी क्या मिल जाएगा मुझे भाई, ये c उधर चला गया, ये मिल गया 2c प्लस 6, ये a प्लस बी मिल गया मुझे। a प्लस बी बराबर ये c को मैं उधर ले गया 2c प्लस 6। अब आगे उसने बोला कि भाई साहब आगे बढ़ो, उसने कहा a और b का जो औसत है वो 48 है। बच्चे अगर a और b का औसत 48 है तो a और b का योग कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर योग हो जाएगा 2 गुणा 48 यानी कि 96। अब आपको a प्लस बी मिल गया 96, अब आपको a प्लस बी कितना मिल गया, a प्लस बी मिल गया 96। अब इस a प्लस बी 96 को उठाकर यहां पर रख दो, यहां पर रख दो तो कितना मिलेगा 96 बराबर 2c प्लस 6। ये 6 इधर आएगा तो 2c बराबर कितना होगा, 6 घटेगा तो 90, तो c कितना हो गया 90/2 यानी कि 45। अब c आपको मिल गया 45, c कितना है 45। आपसे पूछा है, सॉरी आगे बोला है d जो है वो c से 10 कम है, तो d कितना हो जाएगा बच्चे, c से 10 कम यानी कि 45 माइनस 10 35, तो d कितना मिल गया, d मिल गया 35। अब सवाल ने कहा कि c और d का औसत बताओ, तो c और d का औसत क्या होता है बच्चे, c प्लस डी बाई 2, और c कितना है मेरे पास 45 और d कितना है 35 और डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा आपका 80/2 यानी कि 40। ये मेरा आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सही है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस कभी कभी एग्जाम में आते हैं और ये अच्छे क्वेश्चन होते हैं, ये सवाल अच्छे क्वेश्चंस की कैटेगरी में काउंट होते हैं। चलिए इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, फिर टाइप चेंज करते हैं। फिर आपको कुछ आसान सा टाइप करा दूंगा आज, एक ज्यादा आपका सर दर्द नहीं करूंगा, है ना भाई। भाई ऐसे कितने लोग हैं जो फर्स्ट क्लास से जुड़े हुए हैं, फर्स्ट क्लास से, और मुझे थम्स अप करके बताओ जल्दी से, जो फर्स्ट क्लास से बिल्कुल उसी मोटिवेशन के साथ जुड़े हुए हैं जो मोटिवेशन आपका फर्स्ट क्लास में था। बताओ 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 जल्दी से। सर गर्मी में मर जाएंगे प्लीज कुछ करें, एक बीज ना लेकर ना बैठ जाऊं तुम्हारे पास तुम पढ़ते रहो, ऐसे हिलाता रहूंगा मैं बीजने को। इतना कर सकते हैं गुरुजी तो, ज्यादा और क्या कर सकता हूँ, एक बाल्टी रख लूंगा पानी की, उस बीजने को उस पानी में भिगो भिगो कर और ठंडी हवा करता रहूंगा भाई। कमाल कर रहे हो यार, क्या बात है, इतने सारे बच्चे।
यदि तीन संख्याएं ए बी सी में b बराबर 2a बराबर 3c है, उन संख्याओं का जो औसत है वो 44 है। इनमें से कौन सी संख्या सबसे छोटी है, बताओ। क्या बात है, थम्स अप ही थम्स अप आ रहे हैं भाई साहब। और अभी तो बहुत सारे लोग तो वो भी होंगे जो क्लास को रिकॉर्डेड देखते हैं, है ना भाई। सुबह लाइब्रेरी आते हैं 8 बजे और 4-5 बजे तक लाइब्रेरी रहते हैं। मेरी तरह मैं भी ऐसे जाता था, 8 से 5 लाइब्रेरी जाता था मैं भी। तो उसी बीच में रिकॉर्डेड क्लास वो लोग देखते होंगे। क्लास का टाइम 7 बजे, 7 बजे आप लोग वो होंगे जो या तो लेट लाइब्रेरी में पढ़ते होंगे या फिर आप घर से क्लास लेते होंगे। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो रात को 12-1 बजे तक लाइब्रेरी में पढ़ते हैं। अरे वो होता है ना हाथ वाला पंखा, हमारे नॉर्थ में उसको बीजना बोलते हैं। देखो उसने कहा b बराबर 2a, b बराबर 2a बराबर 3c, b बराबर 2a बराबर 3c। बच्चे यहां से अगर मैं b को मैं एक b भी कह सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं यहां से ए बी सी का रेशियो आपसे पूछूंगा, ए बी सी का रेशियो क्या होगा, तो अगर मुझे ए का अनुपात चाहिए, रेशियो चैप्टर आप पढ़ के आ चुके हो, है ना। अगर मैं ए का रेशियो लेना चाहूं तो ए को छुपा दूंगा और बाकी दो को गुणा कर दूंगा, 3 एकम 3। अगर मुझे बी का रेशियो चाहिए तो बी को छिपा दो, बाकी दो को गुणा कर दो, 2 तिया 6। अगर मुझे सी का रेशियो चाहिए तो सी को छिपा दो, बाकी दो को गुणा कर दो, 2 एकम 2। ये आपको 3 6 2 ए बी सी का रेशियो मिल गया। ओके। अब उसने कहा कि इन सभी का जो एवरेज है ना वो 44 है। बच्चे अगर इन सभी का एवरेज 44 है तो a प्लस बी प्लस सी का योग कितना हो जाएगा भाई। a प्लस बी प्लस सी का एवरेज अगर 44 है तो योग हो जाएगा 44 गुणा 3 यानी कि 132। क्या मैं कह सकता हूं, क्या मैं कह सकता हूं, तीन संख्या 44 उनका औसत है तो उनका योग होगा 44 गुणा 3, 132। अब तीन संख्या का मुझे रेशियो दे दिया 3 6 और 2, तो क्या मैं ये कह सकता हूं 3 और 6 9, 9 और 2 11। भाई इनका योग अगर मैंने कहा 11 यूनिट तो 11 यूनिट का मान कितना है 132। एक यूनिट का मान कितना होगा 132 बटे 11, 11 एकम 11, 11 दूनी 22। तो एक यूनिट की वैल्यू है 12, एक यूनिट की वैल्यू 12। आपसे करा कौन सी संख्या सबसे छोटी है, भाई 3 6 2 में सबसे छोटी संख्या तो यही है, तो आप कह सकते हैं सबसे छोटी, सबसे छोटी संख्या क्या होगी सी, और क्या होगी 2 यूनिट। 2 यूनिट का मान होगा 12 गुणा 2 दैट इज 24। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही जवाब है। आपने सबसे पहले एबीसी का रेशियो बनाया, फिर आपने कहा कि तीनों का एवरेज अगर 44 है तो योग सम कितना हो जाएगा 44 गुणा 3, 132। फिर आपने इन तीनों को जोड़ा, 11 का मान 132, एक का मान 12, सबसे छोटी तो यही होगी, 2 यूनिट का मान 12 दूनी 24। हमारे इधर बेना बोलते हैं। ओके। कसम खाकर कह रहा हूं सर 24 होगा आंसर। कसम मत खाओ भाई, मैंने कर लिया विश्वास। चलो अब एक आसान सा टाइप आपको करा देता हूं, ठीक है। आसान सा, कल आप लोगों का मॉक टेस्ट है 8 बजे से, तो ज्यादा टेंशन आपके दिमाग को नहीं दूंगा आज। ये जो टाइप अगला है भाई 3, ये होगा आपका फॉर्मूला बेस्ड, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस। कुछ 2-3 सवाल बन जाते हैं, उनके पहले फॉर्मूले हम लिखते हैं, उनसे अगर सवाल बना तो फॉर्मूला चिपकाना और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। वो 4-5 फॉर्मूले हैं, गिने चुने, ज्यादा नहीं है। तो यहां पर अगर मैं आगे बढ़ूं, यहां पर अगर मैं आगे बढ़ूं तो सर आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी कुछ नहीं करते, मेरे पिताजी ने कर दिया कि मुझे आपके सामने लाकर खड़ा कर दिया। ये मेरे पिताजी ने कर दिया, कि कम है क्या? लाइफ टाइम वही करते रहेंगे अब?
हमें नहीं करना कुछ क्या? चलो तुम भी ऐसा ही करो जो अब कर रहे हैं। जब तुम कुछ करने लग जाओ तो उनको बैठा देना आराम से कि अब आप बैठो, अब हम कर रहे हैं। सुनो अब बात को मेरे को, कुछ फॉर्मूला मैंने लिख रहा हूं। पहला फॉर्मूला क्या है? प्रथम एन प्राकृतिक प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का औसत। प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का औसत। प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का औसत। इसे तो हालांकि जो प्रथम एन प्राकृतिक संख्या है ना, इसको तो मैं आपको जब वो सिखाऊंगा ना, आपको क्या बोलते हैं उसको, क्रमागत संख्याओं का औसत, तो वहां इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। लेकिन अभी फॉर्मूला आप लिख दीजिए कि एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। भाई देखो, औसत का मतलब क्या होता है? औसत का मतलब होता है योग बटे युग्मों की संख्या। योग बटे युग्मों की संख्या। और अगर मैं कहूं प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, ये होता है n इंटू एन प्लस 1/2। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखूंगा, ये तो जस्ट मैं बता रहा हूं आपको कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का जो योग सम होता है n इंटू एन प्लस 1/2। और संख्या कितनी है? n। अगर मैं n से डिवाइड कर दूंगा तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज आ जाएगा n प्लस 1/2। n क्या है? आपके नंबर ऑफ टर्म्स, युग्मों की संख्या। आप लिख सकते हो कोने में कहीं लिख देना n बराबर नंबर ऑफ टर्म्स इंग्लिश वाले, और हिंदी वाले युग्मों की संख्या। ये तो हो गया फॉर्मूला किसका? एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स n प्लस 1/2। आगे बढ़े, दूसरा फॉर्मूला क्या है? दूसरा फॉर्मूला है प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। कोई बताएगा मुझे क्या होता है? तब तक मैं ये लिख दूं, एवरेज ऑफ फर्स्ट एन, एवरेज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। ठीक है भाई, कोई बताएगा मुझे प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा? चलो देखते हैं। मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं सीधा। ये होता है n प्लस 1 और 2n प्लस 1/6। देखो, ये जो सवाल होते हैं ना, बड़े रेयरली आते हैं किसी भी मतलब एग्जाम में, बड़े रेयरली आते हैं कि बताओ प्रथम 26 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। एक लाइन में आ जाएगा, प्रथम 26 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। तो फिर कैसे करेंगे वहां फिर हमें ये फॉर्मूला काम आएगा, n प्लस 1 2n प्लस 1/6। योग होता है n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1/6। n से डिवाइड कर दिया, वो n से n कट गया, तो बचेगा क्या? n प्लस 1 2n प्लस 1/6। पूजा जी, आप जो बता रहे हो वो योग है, वो सम है, उसको फिर हमें n से डिवाइड करके n से n कट करना होगा। थर्ड स्टेप क्या है? थर्ड फॉर्मूला क्या है? थर्ड फॉर्मूला है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत। इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चे? एवरेज ऑफ फर्स्ट एन एवरेज ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। सीधा सीधा फॉर्मूले पे सवाल बनते हैं, इनकेस बना तो, है ना?
तो एवरेज ऑफ फर्स्ट एन क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत। ये होता है बच्चे n इंटू एन प्लस वन बाई टू, और इसका होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई n। देखो, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घन का जो योग है वो होता है n इंटू एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर। ये योग है। अगर मैं इसको n से डिवाइड कर रहा हूं तो मतलब मैं एवरेज निकाल रहा हूं। ठीक है। फोर्थ फॉर्मूला क्या है? फोर्थ फॉर्मूला है प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत। सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत, संख्याओं का औसत। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे एवरेज ऑफ फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर्स, एवरेज ऑफ फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर्स, सम प्राकृतिक। बच्चे वो n के बराबर ही होगा। जितनी संख्या है, देखो सपोज अगर मैंने आपसे कहा कि प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताओ, फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर्स का एवरेज, वो n ही होगा। याद रखना, नो सॉरी n प्लस वन। सम का कितना होता है? n प्लस वन। कितना होगा? n प्लस वन। याद रखना इस बात को, n प्लस वन। और यहीं पर अगर मैं पांचवा फॉर्मूला लिखूं विषम, बस सम की जगह विषम लिख दो, बाकी सब कुछ यही रहने देना कि प्रथम। इंग्लिश वाले बच्चे अपने आप लिखना, इवन की जगह ऑड लिख देना बस। प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत, विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत। इंग्लिश वाले बच्चे लिख लेंगे ना भाई खुद, अब इवन की जगह ऑड करना, बाकी इसी लाइन को चिपका देना। ये होता है n के बराबर। जो ऑड का एवरेज होता है, विषम का जो एवरेज होता है वो n होता है। जो इवन का एवरेज सम का होता है वो n प्लस वन होता है। ये कुछ फॉर्मूले हैं 5, इन्हें ही आपने दिमाग में रखना है। बाकी एवरेज से इस तरह के क्वेश्चन रेयरली बनते हैं, बना तो आप कर जाओगे। ठीक है भाई। विषम का जो औसत होता है प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत, वो n ही होगा। प्रथम n सम प्राकृतिक का औसत n प्लस वन होगा। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत, क्यूब का, n क्या है सर? n है कोई नंबर, कोई भी नंबर आपको दे देगा, अभी करेंगे सवाल। n प्लस वन, n इंटू एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर बाई n, और ये है वर्गों का औसत, ये है प्राकृतिक संख्याओं का औसत। आगे चले। ये सवाल करना जरा, जल्दी से आंसर बताओ मुझे, इसका क्या होगा? सवाल है पहली 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत। पहली 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, फर्स्ट 100, n इंटू एन प्लस वन बाई टू किसका होता है? किसी का भी नहीं होता, वो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है। योग। देखो पहली 100 बोला है ना, तो n बराबर 100 हो जाएगा। n बराबर 100 हो जाएगा। एवरेज कितना होता है बच्चे? प्रथम n या प्रथम 100 प्राकृतिक का एवरेज हो जाएगा n प्लस वन बाई टू, यानी कि 100 प्लस 1 बटा 2, ये हो जाएगा आपका 101 बटे 2, 50.5। ऑप्शन नंबर 2 कितना हो जाएगा? 50.5। मौजा ही मौजा। आगे चले, ये सवाल करो तो जल्दी से।
पहली 10 प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत, सम का औसत पूछा है, पहली 10 प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत। कल आपका 8 बजे से मॉक क्विज है मिक्सचर एंड एलिगेशन का, सुबह 8 बजे ओपन हो जाएगा, शाम को 5 बजे आपका रिजल्ट ओपन होगा। तो अटेम्प्ट करना शुरू कर देना जिन लोगों ने रिवीजन कर लिया है, जिन्होंने रिवीजन नहीं किया है अब रात में रिवीजन करना, कल दिन में कर लेना, शाम को अटेम्प्ट कर लेना टेस्ट को, ठीक है, लेकिन अटेम्प्ट जरूर करना। और अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो होगा हमारा इसी चैप्टर में क्रमागत संख्याओं का औसत। नेक्स्ट क्लास में आते ही मैं वही शुरू करूंगा और बहुत मजा आपको आने वाला, मैं कर रहा हूं मौजा ही मौजा उस टॉपिक में। तो देखो प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत, सम का औसत क्या होता है बच्चे, ये होता है आपका n+1। कितना होता है n+1, यानी कि 10 + 1, ये हो जाएगा 11, ऑप्शन नंबर डी। और बढ़ू आगे, ये सवाल करना जरा, बताओ जल्दी से सवाल का जवाब क्या होगा। सवाल कह रहा है 100 तक, 100 तक, प्रथम 100 नहीं कह रहा वो कह रहा है 100 तक। सौ तक विषम संख्याओं का औसत। तो आप इसे ऐसे मत करना सर 100 ही होगा, विषम संख्याओं का औसत वही होता है, नहीं, यहां उसने कुछ और बोला है। उसने कहा 100 तक, ये वर्ड रुकना, ये वर्ड देखना। तो 100 तक की संख्याओं के बारे में अगर मैं बात करूंगा ना तो बच्चे 50 संख्या तो आपकी विषम होंगी, भाई 1 से 100 तक की संख्या की अगर मैं बात करूंगा 50 विषम संख्या होंगी और 50 आपकी सम संख्या होंगी। 50 तो ऑड नंबर होंगे, 50 इवन होंगे। तो 100 तक की जितनी भी विषम संख्याएं हैं उनका एवरेज बताना है। तो 100 तक में 50 ऑड, 50 आपका सम, तो इनका एवरेज आपने बताना है। एवरेज कितना हो जाएगा, 50 ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई, आगे बढ़े, चलो ये सवाल करना जरा, ये सवाल बताओ जल्दी से क्या होगा। सवाल कर रहा है रिक्त स्थान की पूर्ति करें, फिल इन द ब्लैंक्स, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 101 डैश नंबर विल बी इक्वल्स टू 102। उसने कहा प्रथम 101 और यहां पर क्या संख्या, क्या वर्ड आएगा, उनका जो औसत है वो 102 हो गया। यार एक बात बताओ, 102 संख्याओं का औसत, 101 संख्याओं का औसत 102 हो गया, +1 होगा। और हम जानते हैं कि जो हमारी सम संख्या होती है, अगर मैं यहां सम लिख दूं, अगर मैं यहां सम लिख दूं, अब पढ़ना जरा इसको, अगर मैं यहां इंग्लिश में इवन लिख दूं, अब पढ़ना जरा कि पहली 101 सम संख्याओं का औसत 102 होगा, n+1। क्या होगा बच्चा, n+1। तो यहां पर लिख देना प्रथम n सम संख्याओं का जो औसत होता है वो n+1 होता है। प्रथम n सम संख्याओं का औसत इक्वल्स टू n+1। ओके, ये आपको नोट्स में लिखा हुआ मिल जाएगा। ये सवाल करो, प्रथम 7 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, वर्गों का औसत जल्दी से बता दो। प्रथम 7 प्राकृतिक संख्या, प्रथम 7 का मतलब क्या है बच्चे, n = 7। और उसने कहा वर्गों का औसत, एवरेज ऑफ स्क्वायर्स। तो वर्गों का औसत क्या होता है बच्चे, n+1 और 2n+1/6। तो n की वैल्यू क्या है, 7, 7 और 1 8, गुणा 7 रखेंगे तो 7 दूनी 14 और 1 15/6। 15 अट्ठे कितना होता है, 120/6।
ये आ जाएगा 6 दूनी 12 यानी कि 20, और यही मेरा सही जवाब है 20। जस्ट फॉर्मूला बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बताना जरा, ये तो वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है पिछले वाला ही। प्रथम 7 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, और 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर। प्रथम 7, ये कल छुड़वाया था ना क्वेश्चन मैंने, कल आया था यही क्वेश्चन, मैंने कहा था इसको फॉर्मूले वाले में कराऊंगा। तो प्रथम 7 हो गई ना, 1 से 7, आंसर आ जाएगा 20। माध्य का मतलब औसत ही होता है बच्चे, मीन, मीन का मतलब एवरेज ही होता है। ओके, ये वही है, सेम क्वेश्चन जो हमने अभी किया है ना, ये सेम क्वेश्चन ये है। ये क्वेश्चन करना भाई जरा। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत, 5 बोला है तो n बराबर 5, और घनों का औसत क्या होता है बच्चे, n इंटू n प्लस 1 बाई 2, और इसका होल स्क्वायर और डिवाइड बाई n। ये क्या होता है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत। ये होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई n। ये n सबसे नीचे है, स्क्वायर से भी नीचे, तो यहां n की जगह 5 रखेंगे, 5 गुणा 5 और 1 6 बटा 2, और इसका स्क्वायर डिवाइड बाई n कितना है 5, 2 तिया 6 और 5 तिया 15, 15 का स्क्वायर बटा 5, और 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 बटे 5, 5 चौके 20, 2 5 पूरे 25, कितना आंसर आ गया 45। आ गया भाई 45। एक दो सवाल और कर लें, ये सवाल करिए जरा। वो कह रहा है 1 से 20 तक की भाज्य संख्याओं का औसत, कंपोजिट नंबर। ये तो मैंने आपको इस बैच की फर्स्ट क्लास में ही सिखाया था कि व्हाट इज कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या क्या होती है, जिन संख्याओं के फैक्टर्स, जिन संख्याओं के गुणनखंड 2 से ज्यादा होते हैं, जिनके केवल 2 होते हैं वो तो अभाज्य संख्या, या तो 1 या फिर स्वयं वो अभाज्य, जिनके 2 से ज्यादा होते हैं वो भाज्य होती हैं। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, फिर 6, 7 नहीं है 8 हो जाएगी, 9 भी हो जाएगी क्योंकि 2 से ज्यादा फैक्टर है, 10 हो जाएगी, 12 हो जाएगी, 14 हो जाएगी, 15 हो जाएगी, 16 हो जाएगी, 17 नहीं होगी, 18 होगी, 19 नहीं होगी। 1 और 20 के बीच बोला है तो 20 को काउंट नहीं करना, उसने ये वर्ड बोला है 1 से 20 के बीच, बिटवीन, तो बीच बोला है तो फिर पहली और लास्ट की संख्या को काउंट नहीं करते हैं। तो 4 से लेकर 18 तक की संख्या को काउंट करके और इनका एवरेज हमें निकाल देना है। तो बच्चे इनका औसत क्या हो जाएगा, इन सभी का योग, योग बताना कितना है भाई जरा जोड़कर, 6 और 4 10, 8 18, 9 27, 27 और 10 37, और 12 कितना होता है 49, और 14 63, 63 और 15 78, 78 और 16 कितना होता है आपका 78 और 16 94, 94 और 6 100, 112। क्या सही क्या है मैंने योग जरा बताना मुझे, योग सही क्या है क्या मैंने, 112 सम आ जाएगा। और डिवाइड बाई संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 11.2। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब है। ओके, वेरी गुड। एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ये सवाल और कर लो, फिर एक क्वेश्चन होमवर्क दे दूंगा और क्लास खत्म। प्रथम 10 धनात्मक विषम संख्याओं का औसत,
और प्रथम 15 धनात्मक सम संख्याओं के औसत का गुणनफल। दो सवालों को जोड़कर एक बना दिया। दो नहीं होगा सर, नहीं, दो तो बच्चा आपका सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। सर अगर 1 से 20 तक बोलता तो 20 को काउंट कर लेते क्या? बिल्कुल कर लेते। अगर वो कहता 1 से 20 तक तो फिर हम 20 को काउंट कर लेते। उसने कहा 1 से 20 के बीच में, तो फिर 20 को काउंट नहीं करेंगे। भाई मैं खड़ा हूं, आप खड़े हो, हमारे बीच में 3 लोग खड़े हैं, तो मेरे से आपके बीच में कितने लोग खड़े हैं? 3 लोग खड़े हैं। और मेरे से आप तक कितने लोग खड़े हैं? फिर आपकी काउंटिंग हो जाएगी, है ना? ऐसा समझो। देखो प्रथम 10 धनात्मक विषम का औसत, तो 10 धनात्मक विषम का एवरेज, 10 विषम का एवरेज, प्रथम 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 10 विषम का एवरेज हो जाएगा 10, और प्रथम या फर्स्ट 15 ऑड, ऑड का तो निकाल दिया इवन यानी कि सम, सम का एवरेज, सम का एवरेज वो हो जाएगा 15 + 1, n + 1 होता है ना 16, और इनका गुणनफल निकालना है ना, इनका गुणनफल क्या निकालना है? इनका प्रोडक्ट, गुणनफल। ये हो जाएगा आपका 10 × 16 यानी कि 160। ओके, चलो एक क्वेश्चन अब होमवर्क दे देता हूं आपको और फिर आपकी छुट्टी है। ये रहा सवाल, ठीक है भाई। ये सवाल अब आपका मंडे में हम करेंगे। कल आपका मॉक टेस्ट है। आप सभी को ऑल द बेस्ट, अच्छे से देना, रिजल्ट कुछ भी रहे घबराना मत। बस आप ये सोचना कि अभी और इतना रिवीजन करना है। बाकी मंडे में हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और नेक्स्ट वीक में तो चैप्टर आपका कंप्लीट होकर परसेंटेज भी हम शुरू कर देंगे। ओके, तो मिलते हैं बच्चे अब नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।